नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 77वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि बुद्ध ने स्टूडेंट के लिए क्या कहा, पति पत्नी के बीच रिश्ते पर क्या कहा, नौकर मालिक का रिश्ता कैसा होना चाहिए और बेटियों के बारे में क्या कहा, जिनका विवाह होने वाला है, जो कुंवारी घर में है, उनके लिए क्या कहा। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध के अब एक नई एक तरह से इसके श्रृंखला के भीतर एक श्रृंखला है कि बुद्ध के जो प्रशंसक थे, जो बुद्ध के समर्थक थे, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बुद्ध के विरोधियों के बारे में। पहले हम बात करते हैं बुद्ध के जो समर्थक थे, प्रशंसक थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे और बड़े अनुयायी थे, महान अनुयायी थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि ये जो बुद्ध की कथाओं में बार बार एक शब्द आता है जेतवन। जेतवन में बुद्ध विहार कर रहे थे, तो ये जेतवन कैसे बना, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो बुद्ध को जो विहार आज भी है, जगह जगह जो बौद्ध विहार हैं, वो सब दान में मिले हैं। जैसे राजा बिंबिसार राजगीर में थे, तो उन्होंने एक दान दिया और उसकी चर्चा करेंगे। और दान के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि दान के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, मुकदमा करना पड़ा, मुकदमा लड़ के जीत के तब दान दिया। तो दान देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे ही अच्छा काम नहीं हो जाता है। तो आज इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक दान की चर्चा हम कर लेते हैं। बिंबिसार के बुद्ध जो है राजगीर में जाते थे, तो बिंबिसार ने सोचा कि मैं कोई ऐसी जगह भिक्षु संघ को दान में दूं जो मेरे राजगीर नगर से ज़्यादा दूर भी नहीं हो और ज़्यादा निकट भी नहीं हो, ताकि हम जाके मिल सकें, नगर के लोग जब चाहें तब जाके मिल सकें, आसानी से मिल सकें, और बौद्ध भिक्षु भी आसानी से नगर में आ सकें, भिक्षा के लिए वो आ सकें। तो ये सोच के, बहुत अच्छा सोच के उसने तय किया कि एक जगह है जो उसका अपना, जिसमें वो निजी विहार किया करता था बिंबिसार, तो वो था वेलु वन। उसको वेनु वन भी बोलते हैं। तो वेनु वन को उसने सोचा कि ये जो मेरा अपना निजी विहार है, बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वो राजा के लिए ही जब विहार था तो बहुत सुंदर था और शहर के निकट था, बहुत दूर भी नहीं था, बहुत निकट भी नहीं था। तो वो उसने सोचा कि मैं दान दे दूँ। तो एक दिन वो तथागत के पास गया और उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया उनको। और वो भोजन का आमंत्रण स्वीकार करने का बुद्ध का तरीका ये था कि वो मौन रह जाते थे। तो मौन रह गए। उसके बाद में बिंबिसार लौट के आया, पूरा भोजन की तैयारी किया और फिर खबर भिजवाया कि अब आप आएँ, भिक्षु संघ के साथ भोजन तैयार है। फिर जब बुद्ध तथागत आए, भोजन के लिए भोजन किया उन्होंने, बहुत स्वागत किया बिंबिसार ने। और उसके बाद तब एक स्वर्ण पात्र से पानी लिया, स्वर्ण पात्र में बिंबिसार ने, और वो उससे जल बुद्ध के, तथागत के हाथ पर दिया और कहा कि मैं अपना वेनुवन बौद्ध तो उस समय थे नहीं, भिक्षु संघ को दान में देना चाहता हूँ। तो तथागत ने मौन रह के स्वीकृति दे दी। और उसके बाद वो जो वेनुवन है वो आज भी है। राजगीर आप जाएं तो वेनुवन आज भी है, आज भी उसको और सरकारी प्रयास से और उसको सुंदर कर दिया गया है। तो वो वेनुवन इस तरह से बिंबिसार का दान दिया हुआ वेनुवन है। एक दूसरा जिसमें कोर्ट में जाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा दान देने के लिए, अब उसकी चर्चा करते हैं। अनाथ पिंडिक श्रावस्ती का, वो तो बहुत ही संपन्न थे और अनाथ पिंडिक इसीलिए कहे जाते थे कि वो गरीबों के बड़े मददगार थे और उनके पास धन की भी बहुत था, धन धान्य की कमी नहीं थी, बहुत संपन्न थे। तो जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली बुद्ध से, तो उसके बाद एक बार वो मिलने गए और उन्होंने सोचा कि श्रावस्ती में एक सुंदर हम विहार बनाएं, जहाँ पर जब भी बौद्ध भिक्षु आएँ वहाँ पर ठहरें, वहाँ पर लोग भी जाएं, वहाँ पर उपदेश हो, लोग सुने लोग। तो वो तथागत के पास गया अनाथ पिंडिक, और अनाथ पिंडिक ने उनसे अनुरोध किया कि मैं एक श्रावस्ती में
एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि श्रावस्ती में धन धान्य की कमी नहीं है। वहाँ के राजा प्रसेनजीत भी बहुत अच्छे मन वाले हैं, बहुत अच्छे विचार वाले हैं। तो मैं वहाँ एक विहार बनाना चाहता हूँ। इसकी आप मुझे इजाज़त दें, इसकी स्वीकृति दें मुझे। तो तथागत उसके बाद स्वीकृति दे देते हैं। फिर अनाथ पिंडिक श्रावस्ती आता है और वो शहर में खोजना शुरू करता है कि कौन सी जगह सबसे सुंदर जगह होगी, जहाँ पर कि एक खुली जगह भी हो, शांत भी हो, पेड़ पौधे भी हों, सुंदर हो और नगर से नज़दीक भी हो और बहुत दूर भी नहीं हो। तो वो सारा पक्ष देख के उसको एक उद्यान पसंद में आया। वो उद्यान था राजकुमार जेत का उद्यान था। अब राजकुमार का ही उद्यान पसंद में आ गया अनाथ पिंडिक को कि यही वो स्थान है जहाँ पर कि बुद्ध के भिक्षुओं का यहाँ पर विहार बनना चाहिए, भिक्षु संघ के लिए यही वो जगह है। तो उसके बाद वो जाता है, अनाथ पिंडिक राजकुमार के पास जाता है और राजकुमार जेत से कहता है कि वो जो विहार है आपका, वो जो ज़मीन है, तो वो ज़मीन आप मुझे बेच दीजिए। तो राजकुमार कहता है कि नहीं, वो मैंने बहुत मन से वहाँ पर पेड़ पौधे लगवाए हैं और वो मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा। तो काफ़ी जब रिक्वेस्ट करता है तो ये आधे मन से कह देता है कि ठीक है, नहीं बेचना होता है तो जैसा लोग कहते हैं लोग कि इतना ज़्यादा कीमत बता देंगे कि सामने वाला भाग जाएगा, फिर खरीदेगा नहीं। तो राजकुमार जेत ने ऐसा ही किया। राजकुमार जेत ने कहा कि ज़मीन पर आप स्वर्ण मुद्रा बिछा दीजिए, ज़मीन पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा बिछा दीजिए, तब हम ज़मीन बेचेंगे। आप समझिए इसका मतलब कि वो तो कोई स्वर्ण मुद्रा तो बिछा सकता नहीं है, तो ज़मीन बेचेंगे नहीं। लेकिन अनाथ पिंडिक तो अनाथ पिंडिक थे, उनके पास भी धन की कमी नहीं थी। वो गए और अपने नौकर चाकरों से वो स्वर्ण मुद्रा वहाँ पर उस ज़मीन पर बिछाने का काम शुरू हो गया। अब तो पूरे नगर में चर्चा हो गई। आप समझिए कि तहलका मच गया नगर में कि ये क्या हो रहा है। तो राजकुमार को जब मालूम हुआ कि वो तो स्वर्ण मुद्रा बिछा रहा है वो आदमी अनाथ पिंडिक, तो वो गया वहाँ पर और कहा कि नहीं, आप मत बिछाइए, मुझे ये ज़मीन बेचनी ही नहीं है, मेरा ये निजी उद्यान है। तो अनाथ पिंडिक कहता है कि नहीं, आपने तो कहा है, तो अब आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बेचना है। तो अनाथ पिंडिक उसके बाद न्यायालय गए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट में अपनी बात कही कि इन्होंने, राजकुमार ने ये कहा था और मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये ज़मीन बेच नहीं रहे हैं। तो कोर्ट ने अनाथ पिंडिक के पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, राजकुमार को ज़मीन बेचना पड़ेगा। तो अब तो अनाथ पिंडिक ने फिर बिछाना शुरू किया। इस बीच अब पता राजकुमार को भी जब मालूम हुआ कि ये जो ज़मीन अनाथ पिंडिक खरीद रहा है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जब उद्देश्य का पता चला कि ये तो तथागत के विहार के लिए भिक्षुओं के, जो बुद्ध के भिक्षु हैं, तो भिक्षु संघ के लिए दान देने के लिए ये खरीद रहा है, तब तो वो बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और उसे लगा कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है, तो मैं भी इसका हिस्सेदार बनूं। तो उसने अनाथ पिंडिक से कहा कि ठीक है, आप जो है ज़मीन आपकी है, लेकिन पेड़ जो है वो मेरा रहेगा। और जो वृक्ष हैं, बहुत सुंदर बड़े बड़े वृक्ष, फलदार वृक्ष, फूल वाले वृक्ष, तरह तरह के वृक्ष थे। तो अब राजकुमार का ही उद्यान था, तो तरह तरह के वृक्ष थे। तो वो कहा कि ये जो वृक्ष हैं ये मेरे रहेंगे, ज़मीन आप ले लीजिए, तथागत को आप दान में दीजिए, और ये जो वृक्ष है ये वृक्ष मैं दान में दूंगा तथागत को। और उसके बाद तथागत को आमंत्रण भेजा जाता है। इस बीच बहुत सुंदर, और उसको अनाथ पिंडिक कहाँ पर ऊंचा स्थान बनाना है वहाँ ऊंचा स्थान बना। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर कहीं कहीं टीले जैसे मिलेंगे, वो उसी समय के बनाए हुए हैं कि कहाँ पर बैठकें होंगी, कहाँ पर कोई उपदेश होगा, उसके लिए कौन सी जगह ऊंची होगी, कौन सी जगह सामान्य होगी। तो वो सब उसी तरह से निर्माण करवाया विहार का। निर्माण हो जाने के बाद तब अनाथ पिंडिक ने तथागत को सूचना भिजवाई कि अब आप पधारें श्रावस्ती में। उसके बाद कपिलवस्तु में थे उस समय तथागत, तो फिर कपिलवस्तु छोड़ के वो श्रावस्ती आए तथागत।
और जब वो उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो अनाथ पंडित ने पुष्प वर्षा करवाई तमाम भिक्षुओं पर, तथागत पर पुष्प की वर्षा कराई और स्वर्ण पात्र से रास्ते पर वो जल छिड़कवाता रहा ताकि धूल न उड़े। और फिर उसके बाद में उनको वहाँ पर वो जेतवन में ले गया। तो वो राजकुमार जेत की ज़मीन थी और वो ज़मीन खरीद के अनाथ पिंडिक ने दी थी और उसमें वृक्ष जो थे वो राजकुमार के तरफ से दिए गए थे। इसीलिए वो आगे चल के वो जो उद्यान है, वो विहार है, वो बौद्ध विहार, वो जेतवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसीलिए जेतवन ये बार बार बुद्ध की कथाओं में, बुद्ध की से संबंधित पुस्तकों में जेतवन शब्द आता है। तो जेतवन इस तरह से बना। तो कल हम बात करेंगे कि वैशाली में गणिका थी आम्रपाली। तो वो आम्रपाली को दान देने के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ था तथागत को। अब कोई गणिका दान करे तो सोचिए कि राजकुमारों पर क्या गुजरेगा। कल हम इसकी बात करेंगे। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।